सुप्रभात बच्चों। आपकी कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2। इस पुस्तक में आज अपन आपके दूसरे कवि आलोक धनवा को पढ़ेंगे। इनकी कविता है पतंग, वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तो कवि आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी को मुंगेर बिहार में हुआ था। सन 1948 को मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, पहली कविता इनकी जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित की गई और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इनको प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र इनका संग्रह है। देखिए रचनाएं कौन कौन सी इनकी: जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और एकमात्र इनका संग्रह है दुनिया रोज बनती है। और इन्हें प्रमुख सम्मान कौन कौन से मिले? राहुल सम्मान, जो कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान है, वह इन्हें मिला। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, ये इन्हें सम्मान मिले। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी पंक्तियाँ हैं: 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। कब? 7वें-8वें दशक में, जब वे बहुत छोटे थे। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी की अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही। मतलब इतनी अच्छी थी वो कि जो हिंदी के प्रमुख कवि थे उन्होंने याद, उनकी जबान पर थी इनकी कविताएं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया। अब देखो, आलोचक कौन होते हैं? जो कि किसी कविता की अच्छी या बुरी बातें बताते हैं, उसको पढ़कर उसका अध्ययन करते हैं। तो आलोचकों का क्या मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को बहुत प्रभावित किया है। इसका मूल्यांकन अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखा इन्होंने, थोड़ा सा ही लिखा है, लेकिन बहुत प्रभावित करने वाला लिखा है। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह, जो कि सन 1998 में प्रकाशित हुआ, उस काव्य संग्रह के मैंने बताया ना आपको कौन सा था, दुनिया रोज बदलती है। कब हुआ था? 1998 में। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों में संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। अतिथि व्याख्याता समझते हो ना आप? वहाँ जाकर किसी बात पे व्याख्यान देना। पेज पलटिए आप लोग। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग। अब कविता से परिचय करा रहे हैं आपका। कवि के बारे में तो आपको पता चल गया, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन जितना लिखा वो प्रभावी ढंग से लिखा, प्रभाव छोड़ने वाला है।
अब ये जो कविता है अपनी पतंग, हम जो पढ़ेंगे, कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। कौन सा उनका एकमात्र संग्रह? अभी मैंने आपको बताया था, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, इस काव्य संग्रह का हिस्सा है। एक लंबी कविता है ये, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों को उमंगों का रंग बिरंगा पतंग जो है बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की, जो आसमान में उड़ती हुई पतंग जो है वो ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है। जो बच्चे जिस चीज़ को छूना चाहते हैं वह ऊंचाई है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चों की क्या इच्छा होती है? मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़े, और उसी बहाने वे अपने मन को उस ऊंचाई तक छूना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है। देखो, बिंब क्या होते हैं? आप पूछोगे बिंब क्या होते हैं? तो बिंब होते हैं जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारी आँखों के सामने वे दृश्य अंकित हो जाते हैं, हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं, और जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उन्हें बिंब कहते हैं। तो कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, शरद ऋतु आने को है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, मतलब चारों तरफ संगीत ही संगीत है प्रकृति में, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। जो छतों के खतरनाक किनारों से बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी ओर क्या है? उसी भय से विजय पाते हुए बच्चे हैं जो कि गिर गिर कर संभलते हैं, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। मतलब हर जगह, पृथ्वी में हर जगह वे जाना चले जाते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों, अंधेरे के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब भादों में क्या होता है? बरसात आती रहती है, तो ऐसे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा दिन रहता है। उसके बाद में भादों के बाद, जब बरसात जाने के बाद क्या होता है? एकदम उजाला आ जाता है और शरद की प्रतीक्षा होती है। तो वही चीज़ यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कवि। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो बच्चों का जो कोमल मन है उसके बारे में यहाँ कवि ने अपन को बताया है, और कि बच्चों की उड़ान कितनी ऊंची है, बच्चे कितना ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, और ईश्वर ने भी उनको इसके लिए उनके शरीर को वैसा ही बना दिया है। बहुत से बिंब हैं इस कविता में। बिंब मैंने आपको बताया क्या होते हैं बिंब। अब कविता पर आ जाते हैं अपन। अगला पेज देखिए। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें कब आती हैं? सावन भादों में। तो बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ। कैसा सवेरा लग रहा है बच्चों को? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की आँखें चमकीली लाल होती हैं, वैसे ही वह चमकीला सवेरा लग रहा है, चमकदार। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब भादों गया, बरसात का मौसम गया, चौमासा गया। अब कौन सा मौसम आने को है? शरद का मौसम आने को है।
अब देखिए, चमकीली साइकिल, पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल। तो शरद को एक बालक का रूप दे दिया, और क्या पुलों को पार करते हुए, अब बिंब आ गया ना। कैसा बिंब आया? कौन सा बिंब आएगा यहाँ पर? दृश्य बिंब, ठीक है। और मानवीकरण अलंकार हो गया। ये एक बालक आ रहा है पुल को पार करते हुए, साइकिल चलाते हुए, है ना। गतिबिंब होगा यहाँ, है ना, गतिबिंब। अब देखिए, बालक को, प्रकृति को बालक का रूप दे दिया, तो इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। शरद रूपी बालक, तो इसमें क्या है, देखो, एक पहली लाइन देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो इसमें तो क्या कर दी, तुलना कर दी। जब तुलना काव्य में होती है तब कौन सा अलंकार होता है? वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। अब शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद एक ऋतु है, प्रकृति की चीज़ है, उसको मनुष्य बता दिया, बालक बता दिया ना। पुलों को पार, शरद साइकिल चलाता हुआ थोड़ी आएगा, तो उसको एक बालक मान लिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, कौन सा अलंकार हुआ? ये मानवीकरण अलंकार हुआ। यहाँ नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उसके झुंड को, मतलब समूह को बुला रहा है शरद रूपी बालक। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को बड़ा ही कोमल बनाते हुए। अब कोमलता, मुलायम किसी चीज़ को अपन छू कर देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे कौन सा बिंब होगा? स्पर्श बिंब। कि पतंग ऊपर उठ सके, इसलिए मुलायम बना दिया कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन, रंग बिरंगी चीज़ क्या होती है? पतंग, जो कि ऊपर उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो इसमें पतंग में लगी रहती है ना कमानी, तो बाँस की बनी होती है, तो उस पतले से कागज़ में बाँस की वह कमानी भी लगकर उड़ सके। और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और क्या हो, फिर ये पतंगें दूर आकाश में जाएं, और उनके साथ में क्या जाएगा? बच्चों का मन भी जाएगा, है ना। बच्चे ऊंची उड़ान पतंगों की डोरों के सहारे भरेंगे, उनका मन दूर आकाश में इनके पतंगों के साथ में उड़ेगा। तो अब ये बाँस की पतली कमानी, यानी कि पतंग जो है, कागज़ की बनी पतंग, रंग बिरंगी पतंग जब आकाश में उड़ेगी तो क्या होगा? बच्चों की सीटियों और किलकारियों से क्या गूंज उठेगा? आसपास का वातावरण गूंज उठेगा। तितलियों की नाजुक दुनिया, तितलियों की नाजुक दुनिया यहाँ कहा गया है किसको? पतंगों की दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या कह रहे हैं कवि? कि बच्चे जैसे कपास बड़ा ही मुलायम और हल्का होता है, यहाँ भी कौन सा बिंब हुआ? स्पर्श बिंब। तो ईश्वर ने बच्चों का शरीर कैसा बना रखा है? कपास की तरह। बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जब बच्चे पतंग के आगे पीछे बेसुध दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी कैसी लगती है? पूरी पृथ्वी को भी नाप लेते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, और छतों को भी, छतें जैसे उनके लिए नरम मुलायम बन जाती हैं, ऐसे भाग दौड़ करते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, चारों दिशाओं में बच्चे भागते हैं और उनकी किलकारियों और हंसी से जो संगीत
पैदा होता है तो इस तरह पूरी दिशाओं को, वे चारों दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हैं, किस पे भरते हैं पेंग? झूलों पर। झूला झूलना पर ज़ोर से लगाते हैं ना, ज़ोर से धक्का लगाने को पेंग भरना बोलते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और पतंग के लिए वो ऊपर नीचे भागते हुए, जैसे किसी झूले पर पेंग भर रहे हो, ऐसे दौड़ते हुए किसी पेड़ की ऊंची डाली से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऐसा लगता है। पेज पलटिए। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, और छतों के जो खतरनाक किनारे हैं वहाँ भी वे क्या करते हैं, वहाँ उनके किनारों तक कई बार पतंग के लिए पहुँच जाते हैं, फिर भी वो गिरने से बच जाते हैं। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित शरीर मतलब रोम रोम खड़े कर देने वाला उनका संगीत जो है, उनके भागने दौड़ने से जो संगीत उत्पन्न हो रहा है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे, पतंगों की जो धड़कनें हैं, जो ऊंचाइयां हैं, एक धागे के सहारे, मात्र एक धागा जो डोर है, उनका मांझा है, उसके सहारे वो पतंग के साथ साथ उनका मन ऊपर आकाश में उड़ता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनकी जो धड़कनें हैं पतंग की डोरी के साथ बंधी हुई हैं, और उनके शरीर का रोम रोम, अपने शरीर के रोम रोम, उनके शरीर का रोम रोम उन पतंगों के साथ उड़ रहा है। देखिए बच्चे कैसे पतंग उड़ाते हैं, किसी खतरनाक जगहों पर खड़े होकर भी। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अगर कभी किसी खतरनाक किनारे से वे गिर गए और बच गए, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर क्या होता है, उनका डर निकल जाता है, और भी निडर होकर फिर वे पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वे वापस से भाग दौड़ करते हैं और पतंग के साथ अपने बाल मन को आकाश में उड़ाना चाहते हैं। अब इसके साथ ही आपकी कविता समाप्त हुई। अगली बार अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ओके, थैंक यू।